गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड में अमेरिका संविधान के अंतर्गत प्रतिनिधि सदन की रचना, उसके संगठन और उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको सीनेट के संदर्भ में बताया और मैंने ये बताया कि अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं। सीनेट उच्च सदन है, द्वितीय सदन है और प्रतिनिधि सदन निम्न सदन है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका को यदि हम देखते हैं तो वहाँ लोकतंत्र का शुद्ध रूप हमें दिखाई देता है। सही मायने में यदि लोकतंत्रात्मक शासन की बात की जाए तो वो अमेरिका में स्थापित है, क्योंकि अमेरिका में जो कांग्रेस है, जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, उसके दोनों सदन जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुनकर आते हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने चर्चा की थी कि सीनेट वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, जबकि द्वितीय सदन कम पावरफुल होते हैं अन्य देशों में। लेकिन अमेरिका में सीनेट ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन प्रतिनिधि सदन भी उपयोगिता में अपनी उपलब्धियों में कोई कम वहाँ पे नहीं गिना जाता, क्योंकि प्रतिनिधि सदन वास्तव में जनप्रतिनिधि सदन है, जिसमें कि हर राज्य से जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि इस सदन में आते हैं। तो आज हम प्रतिनिधि सदन की क्या शक्तियाँ हैं, इसका संगठन किस तरीके से है, इसकी रचना क्या है, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो पहली बात हम यही बताएंगे कि अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, एक तो उच्च सदन जो सीनेट है और निम्न सदन प्रतिनिधि सदन। विशेष बात यह है कि दोनों सदन जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके जितने भी सदस्य आते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। लेकिन लोकप्रिय सदन की यदि हम बात करते हैं तो वो प्रतिनिधि सदन ही है। दूसरा, प्रतिनिधि सदन का गठन जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसा कि सीनेट में आपने देखा कि वहाँ यदि 50 राज्य हैं तो हर राज्य से 2 प्रतिनिधि सीनेट में आते हैं, चाहे राज्य में जनसंख्या ज़्यादा हो चाहे कम। तो वहाँ पे बड़े राज्य से भी 2 आएंगे और छोटे राज्य से भी 2 आएंगे। लेकिन प्रतिनिधि सदन में ऐसा नहीं है और जनसंख्या के आधार पर जो संख्या है वो बढ़ और कम होती चली जाती है। ठीक है। तीसरा है, प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जनता के माध्यम से आते हैं, जनता जनसंख्या के आधार पर आते हैं। हर तबके को, हर वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधि सदन में दिखाई देता है, सीनेट में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है, प्रतिनिधि सदन में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। तो बड़े राज्यों के अधिक प्रतिनिधित्व होते हैं और छोटे राज्यों के कम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें तो न्यूयॉर्क से 43 प्रतिनिधि चुन के आते हैं, लेकिन अलास्का, डेलावेयर, नेवादा जैसे जो राज्य हैं इनसे केवल एक ही प्रतिनिधि आता है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कैसी है, कम है। तो जनसंख्या के आधार पर आते हैं। तो बच्चों, ये तो हम एक परिचयात्मक हो गया कि प्रतिनिधि सदन की क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी रचना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यों में जनसंख्या के आधार पर ये प्रतिनिधि आते हैं। प्रत्येक राज्य से कम 1 प्रतिनिधि आना आवश्यक है। जनसंख्या के अनुपात में आएंगे, जहाँ बड़ा है वहाँ से ज़्यादा, जहाँ कम है वहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ से कम। लेकिन 1 प्रतिनिधि, हर राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सदन में होना चाहिए। इसलिए ये अनिवार्य है कि हर राज्यों से 1 प्रतिनिधि कम से कम आएगा। नेक्स्ट ये है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या देखें तो पहले तो ये बढ़ती भी रही, घटती भी रही, लेकिन अब उसकी सदस्य संख्या 435 निश्चित कर दी गई है। तो 435 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और प्रतिनिधि सदन और सीनेट के सदस्यों की जो अगर हम देखें तो जो इनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं या जो इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो समान ही होते हैं। अब इसके बाद प्रतिनिधि सदन के लिए कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता है, उसके चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, उसकी क्या योग्यता है, तो वो अमेरिकी संविधान ने निर्धारित करी हैं। पहला है 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। जो प्रतिनिधि सदन का चुनाव लड़ना चाहते हैं या सदस्य बनकर आते हैं 25 वर्ष की आयु के हों। दूसरा, कम से कम 7 वर्ष से वे अमेरिका में रह रहे हों। और तीसरा, वो जिस राज्य के प्रत्याशी हैं, जिस राज्य से वो अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके उनको नागरिकता मिली हो, उसके वो नागरिक होने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि वह उस राज्य का निवासी हो जहाँ से कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। तो ये तो बच्चों योग्यताएं की बात हो गई जो कि प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के लिए आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा का चुनाव कैसे होता है। चुनाव यदि हम प्रतिनिधि सभा का देखें तो वयस्क मताधिकार के आधार पर ये चुनाव किया जाता है और एकल संक्रमणीय
एकल सदस्य चुनावी क्षेत्र होते हैं, व्यस्क मताधिकार, एकल सदस्य चुनावी क्षेत्र के माध्यम से वहाँ पर प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें कार्यकाल। तो जैसे कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि इसका जो कार्यकाल है जो हम देखते हैं तो इसका कार्यकाल 2 वर्ष का निर्धारित है, जो कि मैंने आपको बताया। समय से पूर्व ये विघटित नहीं होता है प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो सीनेट के सदस्यों के समान ही होते हैं, उनको वही सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद बच्चों, एक प्रथा के बारे में आपसे बहुत पूछा जाता है और समय समय पर कई बार प्रश्न पत्र में भी आता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि हर संविधानों में कुछ ना कुछ परंपराएं होती हैं। कहने को ये आता है कि ब्रिटेन का संविधान ही परंपराओं पर आधारित है, पर ऐसा नहीं है। ये मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि जो संविधान अलिखित है वो कुछ रूप में लिखित भी होते हैं, और जो संविधान लिखित है उनमें कहीं ना कहीं परंपराएं भी होते हैं। सीनेटोरियल कटसी के बारे में मैं आपको पहले पूर्व में भी बता चुकी हूँ। इस ऐसे ही वहाँ पर एक प्रथा है जिसे कि कहते हैं जेरीमैंडिंग प्रथा। तो प्रतिनिधि सदन के गठन से संबंधित एक प्रथा जेरीमैंडिंग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमेरिका में राज्य विधानमंडल का उत्तरदायित्व है कि चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल। व्यवहार में यदि हम देखें तो सत्ताधारी दल जो है चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार करता है कि विरोधी दल के समर्थकों की संख्या थोड़े से चुनाव क्षेत्र में सिमट जाती है और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में वो फैला दिया जाता है, ताकि वो सब सदस्य थोड़े थोड़े बहुमत के साथ जीत जाएं और अधिक संख्या में जीत कर प्रतिनिधि सदन में आ जाए। तो एक तरीके की ये कुप्रथा वहाँ पे मानी गई है कि राजनीति को दूषित करने वाली है, प्रतिनिधि सदन के चुनाव इससे दूषित हो रहे हैं। तो जेरीमैंडिंग प्रथा जो है वहाँ पर काफ़ी चलती है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, और कई बार ये पूछा जाता है कि जेरीमैंडिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप ये बता सकते हैं। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष और स्पीकर। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं। जैसे कि आपने ब्रिटेन के स्पीकर को पढ़ा, ब्रिटेन का स्पीकर आजीवन स्पीकर भी रह सकता है क्योंकि वो निष्पक्ष होता है, निर्दलीय होता है। प्रतिनिधि सदन का जो स्पीकर है ये पद अमेरिकी राजनीति में बहुत ही सम्मान और महत्व का है। प्रतिनिधि सदन का स्पीकर इतना पावरफुल होता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का यदि पद खाली हो जाता है तो उस समय संपूर्ण राष्ट्रपति पद का संचालन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसलिए भी प्रतिनिधि सदन प्रभावशाली है कि जब हम विधेयक की बात करते हैं तो मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, वित्तीय विधेयक और अवित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक हमेशा प्रतिनिधि सदन में ही सर्वप्रथम रखे जाते हैं, वहाँ से ही पारित होकर वो द्वितीय सदन में जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब हम देखते हैं कि स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। स्पीकर के चुनाव पे जब हम देखते हैं तो अनुच्छेद जो 1 है उसके खंड 2 में ये स्पष्ट किया गया है कि प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य है वो सभा के सभापति को चुनेंगे, है ना, वही चुनते हैं। सदन के जो सभापति हैं उनका चुनाव वो लोग करते हैं। तो प्रतिनिधि सभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सभा के निर्वाचन के उपरांत जो पहला सत्र होता है उसमें अपने स्पीकर को या अपने अध्यक्ष को चुन लेती है। और जैसा कि आपको सर्वविदित है कि स्पीकर का कार्य क्या होता है, स्पीकर का कार्य होता है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखता, सदन में अनुशासन को बनाए रखना। तो इस तरीके से ये स्पीकर का पद आया। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको प्रतिनिधि सदन की रचना, संगठन और किस तरीके से इसका महत्व है इसके बारे में बताया। और स्पीकर की जो हम चर्चा कर रहे हैं इसी चर्चा को हम अपनी आगे की क्लास में जारी रखेंगे और हम स्पीकर की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे।